हेलो, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे पोएट्स एंड पैनकेक्स, जो क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर है। ओके, सो ये जो चैप्टर है, हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द स्टोरी पोएट्स एंड पैनकेक्स इज अ पार्ट टेकन फ्रॉम अशोका मित्रन बुक्स माई ईयर्स विद बॉस। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी माई ईयर्स विद बॉस, उस बुक से ये एक पार्ट लिया गया है जिसका नाम है पोएट्स एंड पैनकेक्स। अशोका मित्रन टॉक्स अबाउट हिज डेज एट द जेमिनी स्टूडियो। तो जेमिनी स्टूडियो में जो इन्होंने अपना टाइम स्पेंड किया उसके बारे में इन्होंने इस बुक में बताया है, इस चैप्टर में बताया है। द जेमिनी स्टूडियो प्रोड्यूस मेनी फिल्म्स विच इम्पैक्टेड द एस्पेक्ट ऑफ इंडियन लाइफ। सो जेमिनी स्टूडियो पहले के टाइम में जो फिल्म प्रोड्यूस होती थी वो स्टूडियोज में होती थी। ओके, सो अभी क्या होता है कि जो मूवीज होती हैं जिनकी शूटिंग होती है, अगर कोई बाहर की शूटिंग है तो लोग बाहर चले जाते हैं अब्रॉड, है ना। उस समय पे क्या होता था कि सारे ही सेटअप जो हैं वो स्टूडियोज में होते थे और वहीं पे शूट करने होते थे। तो जेमिनी स्टूडियो भी जो इस तरीके का एक स्टूडियो था जहां पे फिल्म की शूटिंग होती थी और वहां पे जॉब करते थे हमारे इस चैप्टर के नरेटर अशोका मित्रन। ठीक है, नाउ अब कुछ मेन पॉइंट्स है चैप्टर के। वी लर्न अबाउट द वेरी पॉपुलर मेकअप ब्रांड हुज नेम वाज पैनकेक। इसमें हमें दो चीजें देखने को मिली है चैप्टर के नाम में, पोएट्स एंड पैनकेक्स। पोएट्स इसलिए क्योंकि पोएट्री डिपार्टमेंट की बात होती है, वहां पे पोएट्स हैं। और पैनकेक जो है एक मेकअप ब्रांड है, उस समय पे जेमिनी स्टूडियो इस मेकअप को यूज करता था अपने जितने भी उनके आर्टिस्ट होते थे उनके चेहरे पे ये वाला मेकअप ब्रांड लगाया जाता था। और द जेमिनी स्टूडियो यूज दिस ब्रांड एक्सेसिवली एंड ऑर्डर इट इन अ ह्यूज अमाउंट। मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में ये लाया जाता था और इनके आर्टिस्ट को लगाया जाता था। ही ऑल्सो टेल द रीडर्स अबाउट द ट्रबल्स द एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस फेस, है ना। तो यहाँ के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस वो क्या अपनी पर्सनल लाइफ में फेस करते थे वो भी इस मेकअप के नीचे छुप जाता था। इतना कोटिंग उनके चेहरे पे लगती थी, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में मंगाया जाता था और लगाया जाता था और मेकअप करके उनके रियल एक्सप्रेशन भी छुप जाते थे। Many lights glare in their faces when they are getting ready in the makeup room. अब मेकअप रूम में जब वो रेडी होते थे तो बहुत सारे, आपने देखा होगा पार्लर में भी बहुत सारी लाइट्स होती है, सैलून में बहुत सारी लाइट्स होती है जो हमारे फेस की तरफ ही जो है पूरी लगी होती है, जिससे कि हमारे फेस की एक एक चीज हमें दिखती है ना। कहाँ पे जो है मेकअप लगा है, कहाँ पे नहीं लगा है, इस तरीके से। तो वहां पे भी बहुत सारी लाइट्स जो थी वो बिल्कुल आर्टिस्ट के फेस पे ही फोकस करती थी। ही ऑल्सो मेंशन हाउ द मेकअप डिपार्टमेंट यूजेस लॉर्ड्स ऑफ मेकअप टू मेक देम अगली। और यहाँ पे एक सार्कास्टिक वे में बोला है कि उनके फेस को, आर्टिस्ट के फेस को इतना मेकअप पोत के बिल्कुल अगली बना दिया जाता था। मतलब कि कहा तो उन्हें सुंदर बनना चाहिए तो बहुत ही ज्यादा अगली हो जाते थे, है ना। ही ऑल्सो टेल्स अबाउट द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट। अब इस मेकअप डिपार्टमेंट में एक ऑफिस बॉय के बारे में भी बताते हैं। ही हैज अ जॉब टू स्लैप पेंट ड्यूरिंग क्राउड शूटिंग ऑन द फेस ऑफ प्लेयर्स। और इन ऑफिस बॉय का क्या काम होता था कि जिस समय पे क्राउड शूटिंग होती थी, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी शूटिंग होती थी, बहुत ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे, तो इनका काम होता था कि वो बस इस मेकअप को लेके उनके फेस पे लगाते थे, ठीक है, बहुत ज्यादा। वी ऑल्सो लर्न दैट ऑथर इज अ पॉइंट हु जॉइन्स द स्टूडियो टू बिकम एन एक्टर। और यहाँ पे जो ऑथर हैं अशोका मित्रन, वो इस स्टूडियो को क्यों ज्वाइन करते थे? क्योंकि उन्हें एक्टर बनना था, स्क्रीन राइटर बनना था, डायरेक्टर बनना था, लिरिसिस्ट बनना था। लेकिन फाइनली वो क्या बन के रह गए? वो यहाँ पे बस जेमिनी स्टूडियो से रिलेटेड जो भी न्यूज आती थी उसकी क्लिपिंग को संभाल के रखते थे, वो उनका काम था बस। Now, he has a cubicle to work where he has to collect newspaper cuttings. उनका एक छोटा सा रूम था, एक क्यूबिकल मतलब एक छोटा सा रूम, और वहां पे वो न्यूज़पेपर की कटिंग्स को संभाल के रखते थे। जो भी जेमिनी स्टूडियो के बारे में न्यूज आती थी उसकी कटिंग को संभालने का काम अशोका मित्रन का था। द ऑथर थिंक दैट सुब्बू ऑलवेज ट्रबल हिम बाय कंप्लेनिंग। और यहाँ पे एक और लड़का है, एक और कैरेक्टर है जो है सुब्बू, और उन्हें लगता था कि सुब्बू हमेशा जो है कंप्लेन करता है, ठीक है। सुब्बू इज अ ब्राह्मण एंड द ऑथर थिंक दैट ही हैज एन अपर हैंड। और राइटर को ये लगता है कि सुब्बू जो है वो ब्राह्मण है और उसकी जो यहाँ के बॉस हैं एस वासन, उनसे भी काफी अच्छी बनती है, क्योंकि एक तो प्लस पॉइंट है कि वो ब्राह्मण है, दूसरा सुब्बू के पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। सुब्बू इज अ रिसोर्सफुल मैन विद लॉयल्टी। ओके, वो सच बोलता है हमेशा और
उसके पास हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ही इज अ रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल कौन होता है? जिसके पास सारी चीजों का सॉल्यूशन हो। सुब्बू इज द परफेक्ट वन फॉर फिल्म्स एंड फिल्म मेकिंग इज इम्पॉसिबल विदाउट हिम। मतलब कितने काम का बंदा है ये सुब्बू, कि सुब्बू के बिना जो है फिल्म मेकिंग तो सोच भी नहीं सकते, है ना, इम्पॉसिबल सी चीज दिखाई देती है। एवरीवन लव सुब्बू बिकॉज ही इज फ्रेंडली इन नेचर एंड हॉस्पिटेबल। सभी सुब्बू को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि वो कैसा है, एक तो फ्रेंडली नेचर है उसका और वो हॉस्पिटेबल है, मतलब कि सबकी आवभगत बहुत अच्छे से करता है, सबके साथ अच्छे से रहता है, सबको इंपॉर्टेंस देता है, सबसे प्यार से बात करता है। सुब्बू ऑल्सो डज पोएट्री एंड वर्क फॉर स्टोरी डिपार्टमेंट दैट ऑल्सो हैज अ लॉयर। अब सुब्बू जो है यहाँ पे पोएम भी लिखता है और यहाँ पे स्टोरी डिपार्टमेंट का ही एक पार्ट है सुब्बू भी, और यहाँ पे वो पोएम भी लिखता है। प्लस इस स्टोरी डिपार्टमेंट में एक और कैरेक्टर है दैट इज लॉयर, जिसको लीगल एडवाइजर भी बोलते हैं यहाँ पे। तो इनका काम जो होता है वो लीगल एडवाइजिंग का है, लेकिन ये इस काम को छोड़ के मतलब और कुछ करते हैं। ही इज अ न्यूट्रल मैन। इनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन? ये जो लॉयर हैं। ही इज अ लॉजिकल मैन विद न्यूट्रल माइंडसेट। कोई किसी के लिए कोई माइंडसेट नहीं है और लॉजिक से काम करते हैं। बट इन अ ग्रुप वेयर देयर आर ओनली ड्रीम। और ये यहाँ पे जितने भी पोएट हैं, मतलब इस स्टोरी डिपार्टमेंट जितने भी लोग हैं वो सब डे ड्रीमर्स हैं, मतलब वो सपने ही देखते रहते हैं या कल्पनाएं करते रहते हैं, तभी तो अपनी है ना चीजों को लिखेंगे वो। और उनके बीच सबसे लॉजिकल इंसान है ये लॉयर। तो हमें अभी 3 मेन कैरेक्टर पता चले, एक अशोका मित्रन, दूसरा सुब्बू और तीसरा लॉयर। जेमिनी स्टूडियो गॉट द अपॉर्चुनिटी टू होस्ट द मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी। अब एक एग्जाम्पल और बताया था सुब्बू का, मैं बता देती हूँ इससे पहले कि एक ऐसा एक्ट होना था कि जिसमें रैट टाइग्रस को पानी के अंदर मारता है, तो वो कैसे दिखाया जाना है उसको सुब्बू ने बहुत सारे ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस के साथ डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को बताया। और जब प्रोड्यूसर को उसके 4 ऑल्टरनेट सॉल्यूशन समझ नहीं आए तो उसने 3-4 मतलब और सॉल्यूशंस बताए। तो कहने वाला कि सुब्बू के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। अब क्योंकि जेमिनी स्टूडियो काफी फेमस था तो यहाँ पे इनको अपॉर्चुनिटी मिली मॉरल रीआर्ममेंट को होस्ट करने की। मतलब इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि बाहर से, अब्रॉड से मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी आएगी और यहाँ पे उसका एक कोई शूट होगा। तो यहाँ के लोगों को लगा कि ये जो मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी है शायद ये सर्कस के लोग हैं और कोई सर्कस का ही गेम दिखाना चाह रहे हैं, है ना। तो लेकिन फाइनली उनको जो है सर्कस वर्कस का कोई गेम नहीं था, उनको यहाँ पे अपना एक शो करना था जो उन्होंने किया। दे डिड नॉट हैव वेरी कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स और मैसेजेस, देयर सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर ऑलमोस्ट परफेक्ट। उनके कोई बहुत अच्छे प्लॉट या बहुत अच्छी कहानी नहीं होती थी, कोई ज्यादा अच्छे मैसेज नहीं होते थे अपनी कहानियों में, लेकिन उनके सेट और कॉस्ट्यूम्स बहुत ही परफेक्ट होते थे। किसके? मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी के। अनदर गेस्ट। अब मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी के बारे में एक और चीज बता दूं कि लोगों ने ये गलत मैसेज लिया कि मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी के जो हेड हैं और उनके जितने भी मतलब लोग हैं उनके साथ, वो कम्युनिज्म फैलाने के लिए यहाँ पे आए हैं, लेकिन वो एक कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिस्ट का मतलब होता है जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड रहता है, जुड़ा रहता है और उन्हीं की किसी बात को जो है अनरेस्ट सोसाइटी में फैलाते हैं, इस तरीके के लोग होते हैं। लेकिन जो यहाँ के बॉस थे SS वासन और जो मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी के हेड थे, इन दोनों के आपस में काफी अच्छी बॉन्ड बन गया था, काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। और यहाँ पे 2 उन्होंने जो है प्ले किए थे। तो उन प्ले में जो सनसेट या सनराइज का सीन दिखाया जाता था, जोथम वैली करके इन्होंने एक प्ले किया था, है तो उस तरीके से वहां पे जो भी सनसेट या सनराइज का सीन दिखाया जाता था वो लोगों को इतना पसंद आया कि बाद में जेमिनी स्टूडियो में भी उस तरीके से प्ले होने लगे, उनके ही कॉन्सेप्ट को इन्होंने भी अपनाया। नाउ अनदर गेस्ट स्टीफन स्पेंडर मेक अ विजिट टू जेमिनी स्टूडियो। अब ये मॉरल रीआर्ममेंट अपना शो करके चली गई। यहाँ पे कम से कम मॉरल रीआर्ममेंट में 200 नेशनैलिटीज के लोग थे, मतलब बहुत सारे लोग थे एंड इंटरनेशनल लेवल पे ये इनकी अपना एक ग्रुप था। नाउ अब इसी जेमिनी स्टूडियो में एक और गेस्ट आए जिनका नाम था स्टीफन स्पेंडर। ही वॉज नॉट सो फेमस एंड ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर्स they could not understand him। अब यहाँ पे इतने फेमस तो नहीं थे स्टीफन स्पेंडर और उनके लैंग्वेज बैरियर मतलब उनका जो एक्सेंट था वो जेमिनी स्टूडियो के लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था, ना ही यहाँ के लोगों को समझ आ रहा था। तो
लैंग्वेज बैरियर की वजह से लोग उन्हें नहीं समझ पा रहे थे। His visit remained mystery until after many years the author saw Stephen's name in a book। और इनका आना एक मिस्ट्री रहा जब तक कि ऑथर ने इनका नाम वहां बहुत सालों बाद एक किताब में इनका नाम देखा। उस दिन उनको ये काफी फेमिलियर लगे, उस दिन उनको समझ आया कि ये कितने बड़े राइटर हैं। So we learn about the film industry in detail and the inside functioning, है ना। हमें अब यहाँ पे पता चला कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक्चुअली में क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं। और लॉयर का एक और मैं कैरेक्टर बता दूं कि लॉयर ने एक बार क्या किया था कि एक हीरोइन आई और वो कुछ बोलने लगी तो उनकी बात जो है रिकॉर्ड करके उन्हें सुना दी, जिसकी वजह से उनका आगे का करियर जो है वो खराब हो गया। तो इसीलिए कहते थे कि लॉयर जो है वो मतलब बिल्कुल ऐसा इंसान है जिसमें बिल्कुल इमोशंस नाम की चीज नहीं है। तो हमने सारी चीजें इसमें देखी। एंड इट रेफर्स टू द फेमस फिल्म इंडस्ट्री इन चेन्नई विच वाज गैदरिंग प्लेस फॉर पोएट्स, राइटर्स एंड आर्टिकल्स। इट बिकम अ सिंबल ऑफ क्रिएटिविटी फॉर मेनी रिनाउंड पोएट्स एंड राइटर्स। ये एक सिंबल बना क्रिएटिविटी का बहुत सारे राइटर्स और पोएट्स के लिए। सो आई होप ये चैप्टर आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।